हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। आज के वीडियो में हम लोग सब्सिडरी अलायंस को जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये सहायक संधि क्या होते हैं, इनके फीचर्स क्या थे और इसके इम्पैक्ट क्या हुए, इसके इफेक्ट क्या हुए। आपको पता होना चाहिए कि भारत देश को 200 साल तक कॉलोनी बना के ब्रिटिश ने रखा था। मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ब्रिटेन का कुछ पॉलिसी ऐसा होता था जिससे यहाँ उसको कॉलोनी बनाने में, यहाँ उसको कॉलोनाइजेशन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा। उसी पॉलिसी में से एक पॉलिसी का नाम है सब्सिडी लाइन, सहायक संधि, जिसके द्वारा ब्रिटेन ने भारत के प्रिंसली एस्टेट सबको, सभी एस्टेट सबको अपने कंट्रोल में किया। तो आज इसी को हम लोग जानेंगे कि ये सहायक संधि क्या थे, कैसे ये ब्रिटेन को हेल्प किया कॉलोनाइजेशन बनाने में इंडिया। ठीक है, तो देखो सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा ये एक एग्रीमेंट है, ये एक ट्रीटी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और प्रिंसली एस्टेट, भारत के जो प्रिंसली एस्टेट थे इसके बीच में। क्योंकि सर ये प्रिंसली एस्टेट क्या होते हैं, जो भारत में प्रोविंसेस सब थे ना, जहाँ पे राजा शासन करते थे, इंडिपेंडेंट रूलर शासन करते थे ना, उसे प्रिंसली एस्टेट कहा जाता था। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि हैदराबाद में निजाम का शासन होता था, तो वो एक प्रिंसली एस्टेट। उसी तरह कर्नाटका में नवाब का शासन होता, वो एक प्रिंसली एस्टेट। तो जो सब्सिडरी अलायंस था ना, सहायक संधि जो था ना, एक ट्रीटी होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन प्रिंसली एस्टेट के बीच में। इस ट्रीटी को जो ओरिजिनेट किया था ना, इसे ओरिजिन जो किया था वो था डुप्लेक्स। ये फ्रेंच का गवर्नर, मैंने बताया था कि जो फ्रेंच कंपनी था ना, जो भारत आया था 1664 ईस्वी में, तो मैंने बताया था कि उसमें से जो सबसे अच्छा गवर्नर था, जो फ्रेंच का गवर्नर था, उसका नाम था डुप्लेक्स। तो उसी ने सबसे पहले ये सब्सिडरी अलायंस का एक फॉर्म का ओरिजिनेट किया था। जब आपको पता होना चाहिए कि हैदराबाद और कर्नाटका में राजा बनने के लिए लड़ाई हो रहा था, फाइट हो रहा था। हैदराबाद में एक तरफ मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। एक्चुअली क्या हुआ कि हैदराबाद का जो निजाम होता था ना, उसका डेथ हो गया। तो वहाँ जो उसके बेटा थे नासिर जंग और उसके जो ग्रैंड सन थे मुजफ्फर जंग, उस दोनों में राजा निजाम बनने के लिए जो है फाइट हो रहा था। उसी में जो है फ्रेंच के गवर्नर डुप्लेक्स ने जो है मुजफ्फर जंग का साथ दिया था। तो इसी ने कहा जाता है कि सब्सिडरी अलायंस का जो एक फॉर्म था, सब्सिडरी अलायंस का जो ओरिजिन था, वो डुप्लेक्स ने किया था, फ्रेंच के गवर्नर डुप्लेक्स ने किया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सब्सिडरी अलायंस को एक वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में या फिर इफेक्टिवली जो यूज किया, भारत में लगाया, वो था लॉर्ड वेलेस्ली। ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब्सिडरी अलायंस का ओरिजिनेटर कौन है, तो कहेंगे डुप्लेक्स था, फ्रेंच का गवर्नर 1742। लेकिन कहेगा कि फ्रेंच मतलब जो ये सब्सिडरी अलायंस था, इसको वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में या इफेक्टिवली किसने लगाया, तो हम लोग कहेंगे ब्रिटेन का गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली। कि नहीं आया समझ, जिसका सेशन था 1798 से लेके 1805 में। आपसे अगर पूछा जाए कि सर सबसे पहले जो सब्सिडरी अलायंस था ये किस एस्टेट पे लगाया गया था, किस एस्टेट ने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया, तो देखो अगर हम लोग चले जाए पीछे ना, तो आपको देखे होंगे कि जो बैटल ऑफ बक्सर होता है ना, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो बंगाल में जो है बैटल ऑफ बक्सर होता है ना, वहीं पे अवध के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने एक एग्रीमेंट किया था, इलाहाबाद की संधि, द एग्रीमेंट ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की जो ट्रीटी हुआ था ना, कहा जाता है कि वो भी एक सब्सिडरी अलायंस का फॉर्म था। इसीलिए मैंने लिखा है कि अवध का जो नवाब था ना, वो फर्स्ट था जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को बैटल ऑफ बक्सर के बाद साइन किया था। लेकिन अगर कहा जाए कि नो, वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में बताओ, कि मतलब जो वेल डॉक्यूमेंट फॉर्म में था, जो फ्रेम किया गया था वेलेस्ली के द्वारा, उसको किसने साइन किया, तो हम लोग कहेंगे निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम ने 1798 में सबसे पहला स्टेट था जिन्होंने इसको साइन किया था, सब्सिडरी अलायंस को। कि नहीं आया समझ, तो कहेंगे हम लोग सहायक संधि को सबसे पहला किस स्टेट ने साइन किया था, तो कहेंगे निजाम ऑफ हैदराबाद। लेकिन कहेगा नहीं, इससे भी पहले सबसे पहले एक फॉर्म सब्सिडी अलायंस के जैसा ही वो भी था, उसको किसने साइन किया था, अवध के नवाब ने। कि नहीं आया समझ, बैटल ऑफ बक्सर के टाइम में। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन रहा कि सर ये सब्सिडी अलायंस में होते क्या थे। आपने तो बता दिया ये एक ट्रीटी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के प्रिंसली एस्टेट के बीच में, लेकिन इसमें क्या होते थे। अब हम लोग इसके फीचर्स को देखते हैं कि सब्सिडी अलायंस में होते क्या थे। तो देखो क्या होता था कि सब्सिडरी अलायंस को जो भी एस्टेट साइन करता था ना, मतलब कि मानो कि हैदराबाद की एस्टेट ने साइन किया ना, तो सबसे पहला उसे कहा जाता था कि अपना जो आर्मी है ना, जो हैदराबाद का जो निजाम होता था, उसके पास आर्मी होता था, क्योंकि वो एक एस्टेट को चला रहा है, उस आर्मी को आपको डिजॉल्व करना पड़ेगा। और कहोगे सर आर्मी डिजॉल्व कर देगा तो एस्टेट कैसे रहेगा, तो आर्मी को डिजॉल्व करके, वहां के आर्मी को डिजॉल्व करके ब्रिटिश आर्मी वहां पे रखा जाएगा। तो समझ में आया कुछ कि सब्सिडरी अलायंस का जो सबसे पहला जो था फीचर्स, वो ये था
कि जिस स्टेट ने इसको साइन किया उस स्टेट जो है अपना आर्मी को डिजॉल्व करेगा और ब्रिटिश आर्मी को अपने टेरिटरी में, अपने स्टेट में रखेगा। कि नहीं आया समझ? आप समझ गए होंगे कि ये ब्रिटिश का कितना अच्छा पॉलिसी था, कि देखो कितना अच्छा है कि अब ब्रिटिश का आर्मी जो है उस स्टेट में रह रहा है। अगर आर्मी को कंट्रोल ब्रिटिश कर रहा है और ब्रिटिश उसके स्टेट में रह रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उस स्टेट के राजा का क्या हालत होगा। वो राजा कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मिलिट्री पावर था राजा का, वो खत्म हो गया। उस प्रिंसली स्टेट का मिलिट्री पावर खत्म होके अब ब्रिटिश के हाथ में चला गया। दूसरा जो फीचर्स था वो था कि उस स्टेट में एक ब्रिटिश रेसिडेंट रहेगा। क्योंकि सर ये ब्रिटिश रेसिडेंट क्या होता था? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ऑफिसर होता था जो इस ट्रीटी को देखता था। इस ट्रीटी उस स्टेट में रह करके, मानो कि हैदराबाद के निजाम ने साइन किया, तो हैदराबाद में एक ब्रिटिश रेसिडेंट को रखा जाएगा और वो देखेगा कि कहीं हैदराबाद के निजाम इसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, इसको वायलेट तो नहीं कर रहा है। कि नहीं आया समझ में? तो ब्रिटिश रेजिडेंट उस टेरिटरी में रखा जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं कि सर जो आजकल का जो प्रोसेस एम्बेसडर देखते हैं ना, उसी तरह का था कि जिस भी स्टेट ने सब्सिडी अलायंस को साइन किया उस स्टेट में ब्रिटिश का मिलिट्री रहेगा, उसका अपना मिलिट्री खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ ब्रिटिश का एक रेसिडेंट जो कि एजेंट होता था ब्रिटिश का, या फिर कह सकते हैं कि सर ये ब्रिटिश का जो है सबसे हाईली ऑफिसर होते थे, बड़े पोस्ट वाले ऑफिसर होते थे जो उस स्टेट में रहते थे, जिसका काम होता था लुक आफ्टर करना उस ट्रीटी को। उसके बाद क्या होता था कि जो आर्मी रखा गया है ना ब्रिटिश के द्वारा उस टेरिटरी में, उसका मेंटेनेंस का जिम्मेदारी किसको दिया गया है? तो उस स्टेट को दिया गया है। वो स्टेट जो है ना, अब उस आर्मी में जितना भी खर्चा आएगा आर्मी को रखने में, खाने पीने में, वो सब खर्चा कौन उठाएगा? तो स्टेट जिस स्टेट में रखा जाएगा। साथ ही साथ अगर वो स्टेट उसको नहीं फुलफिल कर पाता है, मेंटेनेंस नहीं कर पाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फेल टू मेंटेनेंस, फेल टू द पे द मेंटेनेंस, मेंटेनेंस को पे नहीं कर पाया तो क्या होगा? उस स्टेट को कुछ अपना हिस्सा देना पड़ेगा, जिससे टैक्स कलेक्शन करके उस आर्मी को मेंटेन किया जाएगा और मेंटेनेंस किया जाएगा। कि नहीं समझ में आया? तो ब्रिटिश आर्मी जो है उस स्टेट में भी रहेगा, उस स्टेट अब जो है वो उस ब्रिटिश आर्मी का मेंटेनेंस भी करेगा। साथ ही साथ अगर मेंटेनेंस नहीं कर पाया तो अपने स्टेट का कुछ पार्ट देना पड़ेगा, हिस्सा देना पड़ेगा, जहां से टैक्स कलेक्शन करके ब्रिटिश आर्मी का मेंटेनेंस किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये कनिंग पॉलिसी था ब्रिटेन का, कि अब ब्रिटेन का जो आर्मी है उसका खर्च भी ब्रिटेन को नहीं उठाना पड़ रहा है। अब कौन उठाएगा? तो जिस स्टेट में रहेगा वो उठाएगा। उसके बाद कहोगे सर इतना कुछ कर रहा है स्टेट कि ब्रिटिश आर्मी को अपने यहाँ रख रहा है, ब्रिटिश आर्मी का मेंटेनेंस का भी खर्चा दे रहा है, ब्रिटिश रेसिडेंट भी वहाँ भी रह रहा है, तो उस स्टेट को क्या मिल रहा है बदले में? उसको स्टेट को बदले में मिल रहा है प्रोटेक्शन। दूसरे स्टेट जो है भारत के ही अगर कोई अंदर वाला स्टेट जैसे मराठा एम्पायर अगर मानो उस पर अटैक करेगा ना, तो ब्रिटिश आर्मी जो वहाँ रखा गया वो उसको मतलब क्या जाए प्रोटेक्शन देगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। जैसे हैदराबाद के निजाम ने साइन किया, तो हैदराबाद को किसी दूसरे स्टेट के अटैक से या कोई फॉरेन अटैक से जो बचाएगा वो ब्रिटिश आर्मी बचाएगा। कि नहीं समझ में आया? और भी कुछ कुछ फीचर थे, जैसे कि देख सकते हैं आप कि ये जो है कह रहा है कि कोई भी जो है ऑफिशियल जो है फॉरेन ऑफिशियल को जो है उसके साथ ट्रीटी नहीं करेगा। मतलब कि जैसे हैदराबाद के निजाम ने साइन किया ना, तो अब हैदराबाद के निजाम जो है ना किसी भी दूसरे कंट्री से, ब्रिटिश को छोड़ करके किसी दूसरे कंट्री से ट्रीटी नहीं कर पाएगा। नहीं आया समझ? मतलब कह सकते हैं कि सर फॉरेन अफेयर जो है ना, उस स्टेट का फॉरेन अफेयर को अब कौन संभालेगा? तो ब्रिटेन गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगा। तो फॉरेन अफेयर भी छीन गया, मिलिट्री भी छीन गया, वहाँ का जो अपना मिलिट्री था वो भी खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि सर ऐसा क्यों किया गया कि दूसरे स्टेट मतलब दूसरे कंट्री से ट्रेड ही नहीं करना है? आप जानते होंगे कि फ्रेंच जो था हमेशा मतलब ब्रिटेन का राइवल रहा है। तो फ्रेंच के डर से, फ्रेंच के फियर से कि फ्रेंच अपने में ना मिला ले, साथ ही साथ नेपोलियन इन्वेजन भी होने वाला था, उससे बचने के लिए सभी स्टेट को जो है ना सब्सिडी अलायंस साइन करवा लिया। साथ ही साथ फॉरेन पॉलिसी कहा कि दूसरे कंट्री से ट्रीटी नहीं करना है आपको, फॉरेन पॉलिसी जो है मैं संभालूंगा। कि नहीं आया समझ? एक और फीचर था कि अगर इंडियन स्टेट से आपको ट्रीटी करना है ना, इफ इंटर इनटू एनी एग्रीमेंट विद द अदर इंडियन स्टेट, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का। कि नहीं आया समझ? कि मतलब अपने स्टेट मतलब इंडिया के ही अगर किसी दूसरे स्टेट से भी मतलब अगर आपको ट्रीटी करना है, कोई एग्रीमेंट करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रिटेन से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से परमिशन लेना पड़ेगा। कि नहीं आया इसमें? साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया था कि जो स्टेट इसको साइन कर रहा है ना, उसके इंटरनल पॉलिसी में, इंटरनल अफेयर में जो है ना, ब्रिटिश जो है कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं था। मोस्टली देखा गया कि ब्रिटिश जो था जैसे ही सब्सिडी अलायंस साइन करता था तब इंटरनल अफेयर को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता, और फाइनली देखते हैं कि पूरा राजा जो है पूरा कमजोर हो जाता है और पूरा ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाता है।
कि नहीं आया समझ में? तो ये सभी फीचर्स थे, ठीक है, कि नहीं आया समझ में? ये सभी फीचर्स थे सब्सिडरी अलायंस के। इसमें कहा जाता था कि सबसे पहले अपने आर्मी को ख़त्म करो, ब्रिटिश आर्मी वहाँ पे रहेगा। ब्रिटिश आर्मी के साथ साथ एक ब्रिटिश रेसिडेंट भी रहेगा, ब्रिटिश ऑफिसर भी रहेगा जो इसको देखेगा। साथ ही साथ कहा गया कि इस पूरे आर्मी का मेंटेनेंस का खर्चा वो स्टेट उठाएगा जो इसको साइन कर रहा है। अगर नहीं उठा पाया तो अपने स्टेट का कुछ हिस्सा जो है, कुछ पार्ट जो है आपको देना पड़ जाएगा, जिससे टैक्स कलेक्शन करके ब्रिटिश मेंटेनेंस करेगा अपना। साथ ही साथ कहा गया किसी फॉरेन कंट्री से आपको कोई ट्रीटी नहीं करना है। अगर इंडियन स्टेट से भी आपको ट्रीटी करना है तो ब्रिटिश का परमिशन लेना पड़ेगा। साथ ही साथ कहा था कि इंटरनल अफेयर में कोई हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, आपके अंदर में अंदरूनी मामला में रूल रेगुलेशन जो करना है उसमें कोई हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ब्रिटेन हमेशा जो है उसमें इंटरफेयर करता था। हो गया सर, ठीक है, ये सब्सिडी अलायंस तो हमेशा बेनिफिट पहुंचाया, मतलब मिलिट्री पावर छीन गया, सब कुछ छीन गया। यस, इसका इफेक्ट क्या हुआ आप देख सकते हैं। रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ सब्सिडी अलायंस कि जो भी प्रिंसली एस्टेट था ना, धीरे धीरे सब अपना इंडिपेंडेंस खोते गया। मतलब सब कुछ आप देख सकते हैं कि फॉरेन कंट्रोल ब्रिटिश के हाथ में, मिलिट्री कंट्रोल ब्रिटिश के हाथ में। साथ ही साथ जो इंटरनल मामला होता था उसमें भी हस्तक्षेप करने लगा था ब्रिटिश। तो धीरे धीरे करके सभी जो है कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन के अंडर आ गया, कैम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, कि नहीं आया समझ में? मिलिट्री पावर जो है वो खत्म हो गया उस स्टेट का, जिससे क्या हो गया, अब जो है पूरा जो स्टेट है वो क्या हो गया, तो पूरा ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया। अब प्रोटेक्टरेट हो गया ब्रिटिश इंडियन आर्मी का, मतलब ब्रिटिश जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, नहीं आया समझ में? जो उन्होंने अपना मतलब जो आर्मी को ख़त्म किया था उस वजह से बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, क्योंकि आर्मी जो है उस स्टेट का ख़त्म हो गया, अब ब्रिटिश आर्मी आ गया है। तो उस स्टेट के आर्मी हटने से जो है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गया। साथ ही साथ कहोगे सर ये जो सब्सिडी अलायंस आया था उसका फीचर क्या था, मतलब ब्रिटेन इतना जल्दी क्यों इसको सब्सिडी अलायंस को लाया? देखो इसके पीछे था नेपोलियन इन्वेजन का फियर। मतलब फ्रेंच और जो इंग्लैंड का वार हो रहा था ना, कि नेपोलियन इन्वेजन न कर दे इंडिया पे, इस वजह से भी कहा जाता है कि सब्सिडी अलायंस को ब्रिटेन ने लाया था। इसको कह सकते हैं कि देख सकते हैं इस सब्सिडी अलायंस के द्वारा सभी स्टेट को जबरदस्ती साइन करा कर सबको अपनी कंट्रोल में ले लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ताकि कोई भी किसी दूसरे स्टेट जो है कोई भी ट्रीटी न कर पाए। नहीं आया समझ? क्योंकि सर किस किस स्टेट ने इसको साइन किया था? तो देखो सबसे पहले इसके वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म को साइन किया था हैदराबाद ने, 1798 में हैदराबाद ने साइन किया। दूसरा इसको मैसूरू ने साइन किया, जब मैसूरू का जो फोर्थ बार टीपू सुल्तान उसमें मर जाता है, ठीक है, तब उसके बाद मैसूरू को भी सब्सिडी अलायंस साइन करवाया जाता है। फिर तंजौर को साइन करवाया जाता है, फिर अवध को साइन। मेनली ये 3 पूछा जाता है एग्जाम में कि हैदराबाद 1798 में किया था साइन, फिर मैसूरू ने किया था, फिर तंजौर ने किया था, फिर अवध ने किया था, और फिर 1802-3 के बीच में जो है मराठा भी अंडर कंट्रोल आ जाता है, कंट्रोल अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो फिर जो है मराठा के भी जितने छोटे छोटे प्रोविंसेस होते थे उस सबको भी पेशवा को, सिंधिया को, गायकवाड़ को साइन करवाया था। आई थिंक आप लोग समझे होंगे कि सब्सिडी अलायंस क्या था। सब्सिडी अलायंस एक ट्रीटी होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके, और भारत के स्टेट के बीच में, भारत के प्रिंसली स्टेट के बीच में। इसके द्वारा जो है ब्रिटिश भारत को कॉलोनी एस्टैब्लिश कर उस स्टेट को अपने अंडर में रखने में, साथ ही साथ कॉलोनाइज करने में भारत को बहुत ही हेल्पफुल रहा था ये सब्सिडी अलायंस। इसके द्वारा सभी मिलिट्री पावर, फॉरेन पावर, साथ ही साथ इंटरनल अफेयर में भी ब्रिटिश जो है सबको अपने कंट्रोल में ले लिया, और फाइनली उस राजा को या उस स्टेट को अपने कंट्रोल में ले लिया। आई होप कि आप लोग समझे होंगे कि सब्सिडी अलायंस, सहायक संधि कैसे हेल्पफुल था, कैसे हेल्पफुल रहा, कैसे बेनिफिट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक भारत को कॉलोनी बनाने में। आई थिंक आप लोग समझे होंगे। थैंक यू एवरीवन।